संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की अपना पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के नेवादा पट्टी नरेंद्रपुर गांव में 1980 में जन्मे श्री दुबे लॉ की पढ़ाई के सिलसिले में सन 2000 में मुंबई आए थे। सन 2007 से वे मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना पूर्वांचल महासंघ के माध्यम से हिंदी भाषियों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। श्री दुबे ने पिछले वर्ष भयंदर में पूर्वांचल सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, अनिल राजभर, सांसद रवि किशन, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह, अमरजीत मिश्र समेत तमाम उद्योगपतियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की थी। दुबे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंबई एक हिंदी हार्टलैंड के रूप में डेवलप हो गया है। यहाँ की लगभग 35% आबादी हिंदी भाषियों की है। क्या आप ये मानते हैं कि हाल के वर्षों में मुंबई के जो हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारतीय हैं, उनकी सामूहिक नेतृत्व की सोच में कुछ परिवर्तन आया है? अगर आप हिंदी भाषियों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई थी यहाँ पे, उसके बाद से पहले कांग्रेस में लोग अपना जाते रहते थे, हिंदी भाषियों के लिए काफ़ी कुछ हब बना हुआ था। वहाँ से जो डाइवर्जन हुआ है, उसके बाद से जो इनका नेतृत्व छिन्न भिन्न हुआ है, फिर से कोई नेतृत्व करने वाला बंदा उस तरह से प्रॉपरली अभी तक इनको मिला नहीं है हिंदी भाषियों को। ये सच्चाई है इसमें, और हर हिंदी भाषी इस चीज़ को टटोलता है कहीं ना कहीं कि नहीं, मतलब मुझे रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है कहाँ पे, कौन आ रहा है मेरे लिए, कौन सामने है। तो जाहिर सी बात है, मुंबई हार्टलैंड बना हुआ है, 35% वोटर्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक नेतृत्व की कमी है यहाँ, अभी भी कमी है। हम लोग ये जानते हैं कि एक समय में यहाँ प्रोफेसर रामनाथ पांडे थे, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी थे, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, रमेश दुबे जी, इन सब के जमाने में एक मान्यता प्राप्त लीडरशिप थी। लेकिन क्या आप हाल के वर्षों में ये देखते हैं कि कोई ऐसा लीडर है नॉर्थ इंडियन का, हिंदी भाषियों का, जो सबको प्रभावित कर सके, सबको यूनाइट कर सके? इस समय प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, जैसे आपने बताया कि वो एक ल्यूमिनरीज थे, वो जो दशक चल रहा, उस दशक में जो हिंदी भाषी को जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ था महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके, वो एक गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है। नो डाउट हिंदी भाषी के लिए, हिंदी के विकास से लेकर के सब कुछ करने के लिए, जैसे आपने जिन जिन ल्यूमिनरीज का नाम लिया है, राम मनोहर त्रिपाठी वगैरह और ये रमेश दुबे वगैरह सब, उन लोगों ने जो नेतृत्व दिया, लेकिन बीच में फिर छोड़ करके वो निकल गए। वो इतना दुख देता है, अब मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एकदम क्लियर स्पष्ट वर्ड में बोलता हूँ कि जो दशा काबुल में हुई है, जैसे अशरफ गनी भाग गया, मतलब छोड़ करके अपने लोगों को, उसी तरह से यहाँ के हिंदी भाषी नेता अपने लोगों को छोड़ करके पलायन करके अपने मुद्दे उनके कुछ रह ही नहीं गए। एक भी मुद्दा अगर वो उठाते अपना यहाँ पर, तो हम समझते हैं हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मतलब उनके लिए मुद्दा उठाया गया है। मैं रिसेंटली अभी मेरा एक विजिट हुआ था वासी में, उत्तर भारतीय भवन बना हुआ है वहां पे, एक मीडिया ने कवर किया हुआ है कि वो IRC का अड्डा बना हुआ है, पेपर में आया हुआ है इस चीज को। बताइए, एक इतना मतलब काज के लिए, जिस काज के लिए उसको बनाया गया है, गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पैसा देती है, और ये चीजें यहाँ पे चल रही है। उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना है, उसमें कुछ परिवर्तन आया है? मुंबई में उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना में उस तरह का कोई खास परिवर्तन नहीं है। हाँ, एक चीज था, जब पूर्वांचल की राजनीति हुआ कर, पूर्वांचल में यूपी में बहन कुमारी मायावती जी हुआ करती थी, मुलायम सिंह थे, काशीराम थे, उन लोगों ने जो जहर बोया हुआ था ये जातिवाद का, उसका इफेक्ट जरूर था। लेकिन अगर मुंबई के लिए खास करके देखा जाए तो उस तरह से वो दिखता नहीं है। यहाँ पे रिलीजन का दिखता है जरूर, लेकिन जाति का ज्यादा वो कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे, कि नहीं, मतलब आपस में जातियां यहाँ पे नहीं बटी हुई है, वो सब एक ही है, क्योंकि उनको हंटर एक ही लगता है। उनको भैया जब बोला जाता है तो सबको लगता है कि नहीं, मतलब हाँ हंटर लग गया है, अब ये भैया बन गए हैं। उत्तर भारतीयों को तो भैया एक शब्द बन गया था। तो उसके लिए जो इन लोगों के विचारधारा है, इसकी वजह, डर की वजह से, और बाकी अगर स्वच्छंद विचारधारा में छोड़ दिया जाता तो फिर ये बोलेंगे नहीं, मैं यादव हूँ, तो मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पासी हूँ, ये बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हंटर लग रहा है, उसका डर है, इसकी वजह से शांत बैठे हुए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है ज्यादा कुछ। उत्तर भारतीय यहाँ शुरू में कुछ पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए थे, उनका प्रदर्शन उसमें कैसा रहा, और क्या मानते हैं कि उत्तर भारतीयों ने अनेक अन्य क्षेत्रों में भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? देखिए, निसंदेह इसमें
आप बेबाकी के साथ ये चीज़ कह सकते हैं कि जिन्होंने मुंबई को कर्मभूमि के रूप में चुना, मुंबई ने उनको बहुत कुछ दिया और उनको हर क्षेत्र में डेवलप किया। और उत्तर भारतीय जिसको बोला जा रहा है, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं और मेरा मेन टारगेट है पूर्वांचल, क्योंकि उत्तर भारतीय अगर बोला जाए दिल्ली, राजस्थान, बिहार, सबको उसमें काउंट किया जाता है, तो सबकी अलग अलग उपलब्धियां हैं। मैं पूर्वांचल के लोगों की बात कर रहा हूं, पूर्वांचल से जो लोग मुंबई में आए हुए हैं। अभी जैसे आपने राम मनोहर त्रिपाठी, रमेश दुबे, चंद्रकांत त्रिपाठी, इन सबका नाम लिया, ये सबके सब पूर्वांचल से ही है। घनश्याम दुबे, इन लोगों को इतना कुछ दिया मुंबई ने और हर क्षेत्र में इन लोगों ने उस चीज को बढ़ चढ़ करके आगे मतलब लेकर के जाने का भी प्रयास किया, लेकिन बीच में अपनी लाइन तोड़ करके पता नहीं क्यों चले गए, क्यों वहां पे कट ऑफ किया, मतलब पूरी की पूरी यहाँ की राजनीति से ही अलग हो गई। जो इनका एक विजन था, जो इन्होंने एक सपना दिखाया हुआ था, पूर्वांचल वालों ने जो देखा था, समझा था, उस चीज को एकदम जैसे कि एक ठंडे बस्ते में डाल करके बैठ गए। अब अगर मैं उसमें ये भी बोलना चाहूं तो कोई क्या आप मानते हैं कि राज ठाकरे की मनसे के उदय के बाद उत्तर भारतीयों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है? मनसे से उत्तर भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? मैं इसको 100% पॉजिटिव देखता हूं, सकारात्मक रूप में मानता हूं, समझता हूं। राज ठाकरे की लीडरशिप की वजह से उत्तर भारतीयों में एक ऐसा मैसेज गया कि नहीं, हमको अपनी धरती पर भी कुछ करना चाहिए। वहां के नेताओं को मजबूर होना पड़ा और वहां के लोग भी अपने आपस में सुगबुगाहट हुई कि हम जिस काम के लिए भाग करके मुंबई आते हैं, 10 बाई 10 के रूम में यहाँ पे रह करके जो काम करते हैं, ऐसा डेवलपमेंट हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। और ये मुद्दा उठाने वाला राज ठाकरे ने जिस मुद्दे को उठाया था और जो हंटर चलाया था, वो कतई एकदम पॉजिटिव था, सकारात्मक था। पूर्वांचल या उत्तर भाषी में पूर्वांचल से इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं, सारे प्रधानमंत्री। इसका अगर बैकड्रॉप देखिए, पूछा बैकग्राउंड में देखेंगे, इंदिरा गांधी से लेकर के सबका सब क्षेत्र वही रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सबका क्षेत्र वही रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। क्यों? तो अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो शायद हमारी सोई हुई शक्तियां नहीं जागेंगी। ये जगाने के लिए जो राज ठाकरे का हंटर चला था वो बिल्कुल पॉजिटिव था और होना भी चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी गलत डायरेक्शंस में जा रहा है, रोज रोज भाग भाग करके लोग पहुंचते हैं और उसके बाद भी अपने नेताओं को ही बोलते नहीं, मतलब ये हमारे नेता, अरे हमारे नेता क्या किया है तुम्हारे लिए? किस गांव को डेवलप किया गया, किस शहर को डेवलप किया गया? आज भी वहां पर इतना पिछड़ापन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या उसको डेवलप नहीं किया जा सकता था? क्या मुंबई में सभी उत्तर भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर अभी मिलता है? जी नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुंबई में अब हर उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कास्टिज्म की पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस पे जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर भी वो हावी हो चुकी है। और उसके बेस पे जो ऑब्जर्वेशन है लोकल लोगों का और बाहर के लोगों का, उसमें एक डिफरेंस दिखता है, बिल्कुल दिखता है और दिखना भी चाहिए। तो इसलिए अगर ये सोचा जाए कि नहीं हमेशा एक जैसा फ्लो बना रहेगा तो पॉसिबल नहीं होता किसी भी समाज के लिए। और वो चीज़ें यहाँ पर हैं कि उसमें थोड़ा डाइवर्जेंस है और यहाँ के लोकल लोग भी जागरूक हैं और उस चीज़ को अपना अब जो उनकी अपॉर्चुनिटी है उसको बनाना चाहते हैं और वो होना चाहिए सकारात्मक पहलू। आपको सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी तक आप जिस स्थिति में हैं, क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? और क्या आप मानते हैं कि अभी मुंबई के जो हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारतीय हैं, उनके लिए कभी कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, मुझे सामाजिक कार्यों की करने की प्रेरणा बचपन से ही था। मुझे मतलब समाज के लिए कुछ न कुछ करना है और ऊपर वाले की कृपा से, दया से हमको इस फील्ड में, मतलब मैं पेशे से वकालत की फील्ड में भी आ गया, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा दे सकें, कर सकें। पूर्वांचल के लिए कुछ करना, हिंदी भाषियों के लिए कुछ करना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी अगर हम देखते हैं
एक ट्रेन यहाँ से जाती है पूर्वांचल के लिए, कूड़े कचड़े की तरह आदमियों को भरा जाता है उसमें, और साउथ की वही ट्रेन यहाँ से जाती है तो आराम से नीट क्लीन जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट क्लास का टिकट आप चाहे किसी ट्रेन में मुंबई से मिलने के लिए तो किसी एक ट्रेन में, एक या दो ट्रेन में है, बाकी इतनी ट्रेनें चलती हैं फर्स्ट क्लास की अवेलेबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, नहीं वो लोग तो बुक ही नहीं करते हैं उसका टिकट। अरे आपने सुविधा ही नहीं दिया उस चीज के लिए, क्यों नहीं दिया? तो मतलब वो आप खुद, सरकार का जो सिस्टम रहा है शुरू से, वो इस मामले में दोयम दर्जे का रहा है। क्यों नहीं? अगर आपने फैसिलिटी उसकी दी होती तो क्या पूर्वांचल के लोग या उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी लोग इतने सक्षम नहीं, उनके पास टिकट का पैसा नहीं होता जाने के लिए? हाँ, गरीब लोग हैं, मानता हूं, हर जगह गरीब और अमीर होते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वो तो है ही नहीं ना आपके पास, तो आप उसका मतलब शेल्टर लेते हो। इसलिए जो आप बता रहे हैं करने की बात, और एक चीज आप नोट कर लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिंस डे वन और आज तक की डेट में किसी भी लीडर का, किसी भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिमांड बिल्कुल नहीं रहा है। नहीं, आपने क्यों नहीं फर्स्ट क्लास की टिकट, फर्स्ट क्लास के कोच को वहां पे हर ट्रेन में किया? एक दो कोच तो होना चाहिए, नहीं हुआ। मतलब ये हम आत्मा से खुद मान ले रहे हैं, हम लोग अपने आप मान ले रहे हैं कि नहीं वहां ठीक है, हम मतलब सेकंड क्लास में भी चले जाते हैं, हम फर्स्ट क्लास के लायक नहीं है, थर्ड क्लास में चले जाएंगे। आप जो भी इच्छा रखते हैं करने की, इसको आप किस माध्यम से पाना चाहते हैं? मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपना पूर्वांचल महासंघ, जो कि पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और पूर्वांचल को हरित पूर्वांचल के रूप। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, सामाजिक एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। सामाजिक जीवन में मेरा पूरा जीवन पूर्वांचल के लिए ही है। मैं अपने पूरे लाइफ में पूर्वांचल के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ और इसके इतर मेरा मतलब कोई दूसरा वो नहीं है। हाँ, अपने प्रोफेशन के साथ में हम पूर्वांचल के जो भी हमसे हो सकता है, हमारे संगठन के माध्यम से लोगों से अपील करके जो भी पूर्वांचल के लिए हम कर पाएंगे उस चीज़ को हम आगे हमेशा करते रहेंगे। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बाकी और कोई चीज़ें, कोई पॉलिटिकल व्यू, क्योंकि एक ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी पॉलिटिक्स का कहीं से भी किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आज किसी लीडर से अगर मेरी मुलाकात हो गई तो वो सोचते हैं नहीं अभी ये बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गए, कोई सोचते हैं नहीं कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए, कोई सोचते हैं एनसीपी की। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुझे हर पार्टी के लोग जो पूर्वांचल के बारे में सोचते हैं, पूर्वांचल के विकास के बारे में सोचते हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। हमारे सारे पूर्वांचल वासी कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।